ओके, क्या बच्चे हमारे पास रोटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? इसको देखा कैसे जाए या समझा कैसे जाए, मैं बताता हूँ बच्चे। दो चीजें बच्चे, अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि फाइनाइट एंगल यानी कि बहुत बड़ा एंगल, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, ये बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर कोई बोले तो इनफाइनाइट स्मॉल, इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, ये बच्चा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बच्चा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अगर एंगल बड़ा है तो वो स्केलर है और अगर छोटा है तो वेक्टर है। भाई ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? रीजन है बच्चे, रीजन है बच्चा हमारे पास, अगर हम फाइनाइट एंगल लेते हैं, मान लो दो एंगल्स को ऐड करते हैं बच्चे, दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट फॉलो, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं बच्चा हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बच्चे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते बच्चे, ये बहुत समझदारी वाली बात है। अब देखिएगा बच्चे, आपको याद करना पड़ेगा कि मैं आपको सिखा क्या है। ये मेरे पास एक कॉपी है, इस कॉपी का बच्चा हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्रंट पेज बच्चे याद रखें, मैं इसको दो रोटेशंस देता हूँ, दो रोटेशन, आपकी तरफ एक रोटेशन दे दी बच्चे मैंने ऐसे, और दूसरी बच्चे एक रोटेशन बच्चा हमने इस डायरेक्शन में दे दी, एक रोटेशन बच्चे मैंने कैसे दे दी, ऐसे दे दी, ऐसे, समझ गए बात को, और बच्चे दूसरी रोटेशन मैंने आपको ऐसे करके दे दी, और अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो तो सर एक रोटेशन ऐसे दे दो, एक अपनी तरफ दे दो। तो अब देखो बच्चे, रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट आपके पास ये पेज आ रहा है, ये पेज आ रहा है रिजल्ट, ये पेज, फिर समझिए ये ऐसे है, एक रोटेशन ऐसे, एक रोटेशन ऐसे, आपको बच्चे कॉपी ऐसे खुलती हुई नजर आ रही है, ये आ रही है बच्चे, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, θ1 प्लस θ2, तो ये बच्चा आपको नजर आया फाइनल रिजल्ट। अब उल्टा करके देखो बच्चे, यानी कि पहले बच्चे मैं इसको अपनी तरफ करता हूँ और दूसरी तरफ अब आपके पास बताता हूँ। अब बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चे, रिजल्ट क्या पहले जैसा सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? बोलो डिफरेंट आ शाबाश। रहा था सर। तो ये तो बच्चे कॉम्पिटिटिव ला हुआ ही नहीं, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी हुआ ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को समझ, क्या हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू क्या बच्चे, b प्लस सी, और इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास जो फाइनाइट एंगल है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पास स्केलर क्वांटिटी, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, ये वेक्टर क्वांटिटी जी। अब अगर ये छोटे एंगल हो जाए, छोटे एंगल कैसे बच्चे, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये देखो फिर ऐसे ऐसे, छोटा एंगल, और बच्चे आप उल्टा करके देखो ऐसे ऐसे, क्या रिजल्ट में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। नो सर, सेम ही। तो जब एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ए बी, तो बच्चे बी ए, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, वही पेज नजर आ रहा है। अगर एंगल बड़े बड़े हैं बच्चे, ये देखो ऐसे और ये बच्चे ऐसे, आपको ये नजर आए, और अगर आप उल्टा करो, उल्टा बच्चे पहले ऐसे और फिर ऐसे बच्चे, अब बच्चे आपको कुछ और नजर आ रहा है। इस वजह से बच्चे जब एंगल बड़े होते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, तो वो स्केलर है, लेकिन अगर स्मॉल एंगल होते हैं तो वो वेक्टर है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर d θ1 प्लस ऑफ d θ2 इज इक्वल टू d θ2 प्लस d θ1। बेटा मैं अब आपको एक बड़ी इंस्पायरिंग कहानी बताता हूँ। यहाँ पर कल मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसकी जो सिस्टर थी वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी थी, उस बच्चे ने खुद से खुद से मतलब कि उसकी कोई ऐसी बात नहीं थी, खुद से उस बच्चे ने बेटा अपने आप से बच्चे वर्क पावर एनर्जी तक की एचसी वर्मा सॉल्व की हुई, और कोई हवा में नहीं है, क्योंकि मैंने उसका टेस्ट भी लेके देखा, मैंने टेस्ट लेके देखा, उसके आंसर बिल्कुल सही आ रहे थे, और ऐसा नहीं कि मैंने एचसी वर्मा के क्वेश्चन पूछे थे, मैंने वैसे ही जनरल क्वेश्चन पूछे थे, तो वो
ये इस तरीके से क्या कि वो मतलब कि सही उसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे बिल्डअप हो रखे। वो आप ही की उम्र का बच्चा है, उसने जनवरी फरवरी में खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और वो वर्क पावर एनर्जी तक की एचसी वर्मा करके बैठा हुआ। और यहाँ पर बच्चा अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के साथ कि मैं कितना कर पढ़ रहा हूँ, मैं कितना कर काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, मेरा फोकस मेरी एनर्जी जा कहाँ पे रही है। ये पता होता है हर बंदे को, हर बच्चे को पता है कि मैं अपना वीडियो गेम पे ज्यादा टाइम लगाता हूँ, मैं व्हाट्सएप ज्यादा करता हूँ, मैं इंटरनेट ज्यादा करता हूँ, हर बच्चे को पता होता है। उस बच्चे ने बिल्कुल भी इंटरनेट को मिस यूज नहीं करते। आप यूज नहीं करते हैं कि बच्चे अब्यूज करते हैं, यानी कि उसको बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। प्लीज इस बात को बच्चे आप एंश्योर करना, इस बात को बच्चे अंडरस्टैंड करना। आप ही के साथ पठानकोट का एक बच्चा वर्क पावर एनर्जी करके बैठा हो, ये रिक्वायर्ड नहीं कि डाउट डूट्स के लिए, क्योंकि वो जहां पर भी डाउट्स लेने के लिए गया सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है, तो मैंने उसके एक दो डाउट्स लिए तो मतलब कि वो हो जाता है कि हाँ सर ये, तो बात वहां पर आ जाती है कि वर्क पावर एनर्जी तक उस बच्चे ने पूरा सॉल्व किया। और आपके पठानकोट का बच्चा ऐसा नहीं, मेरे को लगा हवा में मार रहा होगा ऐसे कि एचसी वर्मा कर रखी है, तो मैंने पूछना स्टार्ट किया तो सही में कर रखी। तो हमारा फोकस कहाँ की तरफ है, नेगेटिविटी की तरफ है बच्चे, क्योंकि इस एज में बहुत कुछ होता है बच्चे। इस एज में हम बच्चे ये भी करना चाहते हैं कि हम सेंसेशन भी बनना चाहते हैं। सेंसेशन मतलब कि कोई भी देखे तो वाह कितना स्मार्ट बच्चा है, ऐसा बनना चाहते हैं। या हम कुछ और बच्चे अपनी एनर्जी को जगह जगह पे बच्चे जो है बच्चे जो है डाइवर्ट कर देते हैं। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, आप ही के शहर का बच्चा एचसी वर्मा को सॉल्व करो जी। अब अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा, देखो उस बच्चे का नहीं तो मैसेज मैं पढ़वा दूंगा, सर मुझे सब आता है, मुझे सिर्फ डाउट चाहिए। बेटा जो टॉपर बच्चा भी होता है उसके सिर्फ डाउट ही रहते हैं बेटा। और आपको आगे जाने का तरीका सही है कि डाउट्स लेना। जिसने आगे बढ़ना वो डाउट्स लेगा, जिसने आगे नहीं बढ़ना वो बच्चा हमारे पास वो कभी पूछेगा ही नहीं। जी करमन जी। सर स्केलर भी तो वैसे कम्यूटेटिव फॉलो करते हैं ना लॉ? नहीं तो देखो, नहीं आप समझे, स्केलर बच्चा हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते या नहीं करते, बात यह है कि क्या मैं उसको वेक्टर मान लूं। तो वेक्टर मानने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थे, क्योंकि एंगल या तो क्लॉकवाइज होता है या फिर क्या होता है, बोल शाबाश, क्या होता है। तो डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड भी था। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या यहाँ पर बच्चा हमारे पास, मैंने क्या लिखा हुआ, दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पाजी क्या बोल रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप क्या बात कर रहे हो, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। दोनों को मैं कंपेयर कैसे करूँ, बता जरा मुझे, मैं कैसे कंपेयर करूँ। लग गया बता। शेर भी चार टांगों पे चलता है, कुत्ता भी चार टांगों पे चलता है, तो मैं शेर थोड़ा ना पाल लूंगा भाई कि उसके भी पूंछ है, सर ले आओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो अलग अलग है, उसका एडिशन अलग है, इसका अलग है, तब करके कंपैरिजन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, और किसी बच्चे का कोई डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट जी। एक्सक्यूज मी सर। बोल बोल बेटा। सर अगर यहाँ पे इनफाइनेटली बिग हो जाता, मतलब कि एंगल ज्यादा बढ़ जाता, तो भी सर यही आ जाता, तो तभी बच्चे कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता। इसी पे चला जाता ना, फाइनाइट का मतलब ही बिग है बच्चे। अगर इनफाइनाइट बिग हो जाएगा, इनफाइनाइट बिग बच्चे बहुत बहुत बड़ा, तो आप पहले बात है कैलकुलेट क्या करना चाहते हो भाई, कैलकुलेट करना क्या चाहते हो। कोई पर्सन बोलता है मैं तेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता हूँ, बोला अच्छा आप मेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हो, बिल्कुल। बोले क्या करना, मैं आपको इनफाइनाइट मास उठवा के देखना, और बोले कि भाई रहम कर, थोड़ा बहुत चलवा कर देख ले, तो क्यों मेरे पे जुल्म ढा रहा है। मतलब कि आप इनफाइनाइट बिग कह सकते हो, लेकिन क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, क्या जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चे उसके अंदर कोई सेंस बन पा रही है कि इनफाइनाइट बिग मेजर कैसे करोगे काका जी, मेजर कैसे करोगे। इनफाइनाइट स्मॉल मेजर हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट बिग मेजर ही नहीं होगा। पाजी इसका मतलब है कि तूने आज मेजर स्टार्ट किया हुआ एंगल, तेरे पोते पड़पोते उनके पोते पड़पोते लगे हुए, और हमारा दादा का परदादा को लेके गया था एंगल देखने के लिए, वो एंगल ही नहीं मेजर हो रहा। तो इनफाइनाइट बिग में एंगल खत्म ही नहीं होगा ना बच्चे, तो मेजर कैसे करोगे, तो प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल चीज है। और किसी बच्चे का कोई डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा।
और किसी बच्चे का कोई डाउट है बेटा? और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ, मैं आगे चलूं बच्चे? चले आगे। ओके, Yes, sir. इससे पहले बच्चे मैं आपको एक और बता, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं फिजिक्स की, एंड कटलन एंड जॉनसन, ये बच्चे और भी है। ये मैं उन बच्चों को बताता रहता हूँ कि देखो यार, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन है, मतलब कि ये आपके पास अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक है बच्चे आपके पास फिजिक्स की। बाकी जब मैं बोर हो जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मुझे सब कुछ आ चुका है, मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मेरा अपने आप हवा निकलती जाती है, हाँ तेरे को कुछ नहीं आता, फिर मेरे को लगता है हाय मेरे को ये भी नहीं आता, चल इसके 2-4 क्वेश्चन कराओ भाई, कुछ नहीं आता, चल भाई हो गया काम, अब पढ़ना शुरू कर। तो ये बच्चे बुक एक हो रहे। चलो अब बच्चे हमारे पास वेक्टर को लेके किसी भी बच्चे ने, अभी बच्चे मौका दे रहा हूँ, कुछ भी पूछना है पूछ लो बच्चे, वरना हम फिर आगे चलते हैं। शाबाश, बोलो किसी भी बच्चे ने कुछ भी पूछना है तो वो पूछ लो, वरना बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं। शाबाश। किसी सर भी वो एक टॉपिक की एग्जांपल मांगी थी मैंने, कौन से वाले के बच्चे? वही कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन। देख बच्चे, एनी डायरेक्शन की हमारे पास एज इट इज तो बच्चे नहीं है ये क्वेश्चन। अगर बच्चे मैं तुझे बोलूं, मेरे पास एक बुक होगी ओलंपियाड वाली बुक का, पता नहीं कहाँ फेंक देता हूँ, मैं बुक्स फेंकता रहता हूँ कहीं ना कहीं। उस बुक के अंदर बच्चे एक क्वेश्चन दे रखा है, और उस क्वेश्चन के अंदर बच्चा हमारे पास था, मैंने तब करके आपको करवा दिया था, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। मैं देख देता हूँ बच्चा आपको, वो उसमें क्वेश्चन आ रखा था कुछ ऐसे है, देख बताता हूँ मैं। ये बच्चा हमारे पास ऐसे है, ये बच्चा आपके पास आ गया एक, और ये बच्चा हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया, और ये बच्चा हमारे पास तीसरा वेक्टर आ गया। मान लो कि ये 60 न्यूटन है बच्चा हमारे पास, और ये एंगल है बच्चा हमारे पास 30 डिग्री, और ये बच्चा आपके पास है 45 डिग्री, कुछ ऐसा है 30, और बच्चा हमारे पास 45 डिग्री। कॉम्पोनेंट्स बनाना, कुछ ऐसा बना लो। इस कंपोनेंट को निकालने को, मैं इस कंपोनेंट को ए का नाम दे देता हूं बच्चे, ए का मैग्नीट्यूड। ये बच्चा आपके पास 60 साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ 45, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय √2 अपॉन साइन ऑफ 75 डिग्री। अब साइन ऑफ 75 डिग्री हम कैसे निकालेंगे बच्चे? 60 डिवाइडेड बाय √2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ 45 एंड प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास, प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास कॉस ऑफ 30 साइन 45। बिल्कुल। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 60 बाय √2, √6 प्लस √2 अपॉन 4। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन आपके पास यहाँ पे 2 √2 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास √3 अपॉन 2√2। तो ये बच्चा आपके पास √2 चला जाएगा, आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे? 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ √3, है ना बच्चे? ये बच्चे 120 अपॉन √3 प्लस ऑफ 1। रैशनलाइज कर लीजिए बच्चे, रैशनलाइज कर लीजिए, तो 120 अपॉन √3 - 1 आ जाएगा। √3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो 120 इंटू बच्चे √3 माइनस 1, और बच्चे नीचे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस ऑफ 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चे? 2, और बच्चा आपके पास 60 इंटू √3 माइनस 1, ये बच्चे आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा अब आप दूसरा कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो, बी वाला, ये बी वाला कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो। बताओ ये बी वाला कॉम्पोनेंट कैसे निकल? सर वो sin 45 की जगह sin 30 आ जाएगा। बिल्कुल 60 साइन ऑफ 30 डिग्री, और नीचे बच्चा हमारे पास साइन ऑफ कितना आ जाएगा? 75, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। बस ऐसे ही है बच्चे, कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे। जी आप बोलो बेटा, इसमें से अगर कुछ और पूछना किसी ने, लेकिन ये स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं, ये आपको स्कूल लेवल पे बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वन, किसी ने कुछ और पूछना है? शाबाश। नो पार्थ सर। कुछ पूछना है बच्चे? No, sir. चलो
सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये बात अब आपके पास होती है खत्म। और अब बच्चे हम यहाँ पर एक तो एडवाइस ये है कि आप HCA वर्मा खत्म करके फटाफट मुझसे बात करिएगा और मैं उसके डाउट्स ले लूंगा बच्चे, होप सो जितनी जल्दी हो सकता है। और बच्चे अब हम बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर बच्चे शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चा आज का हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया बच्चे? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चा हमारे पास है मोशन इन वन डायमेंशन। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या बच्चे? मोशन इन वन डायमेंशन, रेस्ट एंड द मोशन, रेस्ट एंड द मोशन। रेस्ट क्या बच्चा हमारे पास? द स्टेट ऑफ अ बॉडी, द स्टेट ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के बच्चा हमारे पास एक ऐसी स्टेट बच्चे इन विच जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर द एनवायरमेंट अराउंड द बॉडी, the environment around the body, the environment around the body, environment around the body, the environment around the body remains stationary, remains stationary with respect to the object, with respect to the object, with respect to the object। यानी कि एक बॉडी की ऐसी स्टेट जिसमें उसको लगता है कि उसके आसपास की चीजें, एनवायरनमेंट का मतलब है थिंग्स, उसके आसपास की चीजें बच्चे वो हमारे हिसाब से रुकी हुई। या फिर बच्चे इसको दूसरे वे से कहां पर बोलूं बच्चे? द सराउंडिंग्स ऑफ द, या फिर इसका दूसरा मतलब क्या आ गया? द सराउंडिंग्स ऑफ द बॉडी, द सराउंडिंग्स ऑफ द बॉडी, द सराउंडिंग्स ऑफ द बॉडी, the surroundings of the body remains same with respect to the passage of the time, with respect to the passage of the time, with respect to the passage of the time। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बच्चे आपको लगेगा कि आपके आसपास की जितनी चीजें बच्चे वो अभी भी किसके ऊपर है बच्चे? रुकी हुई। तो हम बोलते हैं कि आप रेस्ट के ऊपर, आप रेस्ट के ऊपर। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक पेड़ है बच्चा हमारे पास, और इस पेड़ के पास बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बेंच है बच्चा हमारे पास, ये बेंच है बच्चे। अब बताओ बच्चे, आप सुबह गए तो ये बेंच यहाँ पर था, पेड़ भी यहाँ था। आप शाम को गए, बेंच भी यही था, पेड़ भी यही पे था। तो आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास रेस्ट पे है क्योंकि इसके पास से बेंच नहीं हिला? या फिर बच्चे आप क्या बोलोगे ये बेंच रेस्ट पे क्योंकि इसके आसपास, इसके आसपास, 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, 2 मिनट रुकिएगा। ओके, सो आई एम सॉरी बच्चे का इम्पोर्टेंट कॉल था। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ना तो बच्चे पेड़ के पास से बेंच गया, ना बेंच के पास से पेड़ गया, तो इसका मतलब ये दोनों रेस्ट। रेस्ट का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है? जब सराउंडिंग्स चेंज नहीं होती। आपके साइड वाले कमरे में फ्रिज वहीं पर है, आपको कैसे पता कि फ्रिज को किसी ने नहीं हिलाया? क्योंकि फ्रिज की सराउंडिंग्स चेंज नहीं। कोई भी चीज मोशन में कब आती है बच्चे बताओ जरा? कोई भी चीज मोशन में कब आती है बच्चे, जरा बता सकते हो? मोशन बच्चे
मोशन बच्चा हमारे पास तब हो जाता है इन विच, मोशन क्या होता है, इन विच द सराउंडिंग्स ऑफ द बॉडी, द सराउंडिंग्स ऑफ द बॉडी, in which the surroundings of the body, surroundings of the body, the surrounding of the body starts changing with respect to, starts changing with respect to the passage of the time, starts changing with respect to the passage of the time, with respect to the passage of the time, with respect to the passage of the time. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बच्चा हमारे पास, वैसे वैसे बच्चा हमको ये लगेगा कि उसके आसपास की सराउंडिंग्स में चेंज आ रहा है। जब कोई पर्सन पठानकोट से चलकर अमृतसर पहुंचता है बच्चे, तो रास्ते में जितने शहर हो रहे होते हैं वो कहां पर आते हैं बच्चे, बताओ, क्या वो उसी के साथ चलते रहते हैं? बिल्डिंग्स कहां पर जाती हैं? पीछे की तरफ। पेड़ कहां पर जाते हैं? पीछे की तरफ। आप जिस शहर में खड़े हो, जिस बिल्डिंग में बैठे हो, वो बिल्डिंग चेंज होकर कहीं और आ जाती है। तो इसका मतलब बच्चा आप मोशन, मोशन का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सराउंडिंग्स है बच्चे वो चेंज होने लग जाती है विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। रेस्ट जब आपके सराउंडिंग्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन बच्चे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं बताता हूं क्यों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है बच्चा हमारे पास द रेस्ट एंड द मोशन, द रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, द रेस्ट एंड द मोशन आर क्या बच्चा आपके पास बताओ, रिलेटिव टर्म्स। ये बच्चा हमारे पास रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट और मोशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, रिलेटिव टर्म्स। कैसे रिलेटिव टर्म्स है बच्चे, क्यों रिलेटिव टर्म्स है बच्चे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये बच्चा हमारे पास निकल कर आता है। अगर हम सोचें बच्चे कि इस दुनिया के अंदर ना तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट है और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन। इस वक्त एक बात बताओ, आप सबके सब अपने इस वक्त बच्चे कमरे में अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन के सामने या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठे हो, क्या आपका ब्लड रेस्ट पे है कि मोशन में? ब्लड जो आपकी बॉडी में मोशन पे। आपके आसपास, आपके आसपास जितनी भी बच्चे प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वो रेस्ट पे है कि मोशन पे है बच्चे? मोशन पे। अभी सन चला जाएगा, फिर मून आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे हमारे पास साउथ ईस्ट में से जुपिटर निकलेगा, जुपिटर के साथ साथ थोड़ी ऊपर सैटर्न होगा, जुपिटर चला जाएगा, फिर सुबह मार्स आएगा, मार्स के पीछे पीछे आपके पास जो है बच्चे वीनस आएगा, वीनस के पीछे मरकरी आएगा और मरकरी के साथ ही बच्चे सन भी निकल जाएगा और ये चलता रहे। और बच्चे एक्चुअल में कौन चल रहा है, हम चल रहे हैं कि बच्चे सन चल रहे हैं? बोलो, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चे मोशन और रेस्ट को समझना बहुत डिफिकल्ट है भाई, तभी तो बोला गया रिलेटिव टर्म्स है बच्चे, रिलेटिव टर्म्स है। आप क्या देख रहे हो ये बात बच्चे इस बात पर डिपेंड करती है, ये इस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि आप देख क्या रहे हो बच्चे। द रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स बच्चे। द स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड द मोशन, द स्टेट ऑफ द रेस्ट, द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन or the motion is the total perception, it is the total perception, it is the total perception, it is the total perception depends on the observer, depends on observer। ये बच्चा हमारे पास किस पे डिपेंड करता है बच्चा, आपके पास ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जर्वर बच्चे सुप्रीम पावर है। मुझे एक बात बताओ बच्चे, हम एक रेलवे स्टेशन चले जाते हैं करमनजीत, और मान लिया जाए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूं, तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े, मैं बोलता हूं कि ट्रेन लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, तुम बताओ क्या बोलोगे, ट्रेन लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है कि आपके हिसाब से राइट हैंड साइड पे जा रही है? हम आमने सामने खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, बोलो सर राइट पे जा रही है। आप बोलोगे ये राइट पे जा रही है, मैं बोलूंगा नहीं लेफ्ट पे जा रही है, आप खड़े होके बोलोगे नहीं राइट पे जा रही है, क्योंकि आप उससे उल्टा खड़े हो। अब सही कौन बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। गलत कौन बोल रहा है बच्चा हमारे पास? बोलो, दोनों, दोनों, क्योंकि ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा,
कि ट्रेन तो सीधी जा रही है, ना लेफ्ट में जा रही है और ना ही, और जो आदमी पीठ करके बैठा वो क्या बोलेगा, ट्रेन तो मेरे लिए पीछे जा रही है। तो बच्चे सारी परसेप्शन की, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चा हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास है इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर बच्चा हमारे पास देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट और रियल रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट और द रियल रेस्ट, रियल आपके पास रेस्ट है, और नो एब्सोल्यूट और द रियल मोशन, और बच्चा आपके पास रियल मोशन। इस दुनिया के अंदर बच्चे ना तो कोई रियल मोशन है और ना ही बच्चे कोई रियल बच्चा हमारे पास रेस्ट है। एक्चुअल में कई लोग डिफर कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मोशन तो हो रहा है लेकिन रेस्ट नहीं हो रही है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, आप छोटे बच्चों को ज्यादा उलझाओ मत, आप पहले समझाओ तो सही कि मतलब क्या हो। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 30 बच्चे एक क्लासरूम के अंदर अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो किस पे बोलेंगे अपने आप को बच्चे? यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स का एक बैच क्लासरूम के अंदर है, ये क्लासरूम के अंदर है, और वो क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग इन अ क्लासरूम। इन बच्चों से पूछा जाए कि आप अर्थ के ऊपर बैठे हो क्लासरूम के अंदर, आप किस पे हो, रेस्ट पे कि मोशन पे? इन बच्चों को पूछना, किसी और को नहीं। तो बताओ वो बच्चे क्या रेस्ट। अब इसमें से एक बच्चे को उठाया और ले गए बच्चे मून के ऊपर, मून के ऊपर। आपको पता है मून के ऊपर जैसे यहाँ पर सनराइज और बच्चा हमारे पास सनसेट होता है, तो मून के ऊपर बच्चे अर्थ का राइज और अर्थ का सेट होता है। पता है आपको इसके बारे में? वहां पर हमारी अर्थ उगती है और अर्थ ही बच्चे ढल जाते हैं, जैसे यहाँ पर मून उगता है और मून डूब जाता है। इसमें से अगर एक बच्चा, अगर इसमें से बच्चा हमारे पास एक बच्चा चला जाता है और एक बच्चा मून पे चला जाता है, अब बताओ वो आपकी क्लासरूम को किसमें देखेगा? शाबाश, अर्थ मोशन तो बच्चा बोलेगा ये क्लासरूम भी गोल घूम रही है और ये भी गोल घूम रही है, वो बोलेंगे ये तो रेस्ट है ही नहीं। वो 30 बच्चों को बोल रहेगा तुम दो मोशन कर रहे हो, एक तुम अपनी धुरी पे गोल घूम रहे हो और दूसरा बच्चा सन के आसपास भी घूम रहे हो। ठीक है भाई, मान के। और हम मून वाले से बोल तेरा क्या हाल है भाई, हम इसको बोलेंगे तेरा क्या हाल है भाई, तू किस पे है, तू किस पे है, मोशन पे है कि रेस्ट पे है? बोल बच्चे इसका क्या हाल होगा? रेस्ट पे सर, ये अपने आप को मानना ये अपने आप को। और हम क्या बोलेंगे, अबे पागल हो रहा है, तू तो मोशन कर रहा है, तू तो मोशन कर रहा है, देख तू ऊपर से नीचे जा रहा है। अब ये बोलेगा मैं रेस्ट पे हूं, ये बोलेगा मैं रेस्ट पे हूं। हाँ बोलो सर, कंसेप्ट वाइज तो दोनों ही मोशन पे है ना। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, देख ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये बहुत बड़ा बच्चा माथा फोड़ी हो जाती है बेटा, दंगे हो सकते हैं इसके पीछे। मतलब कि लोग एक दूसरे के जान के प्यास से हो सकते हो, खून के। अबे तभी तो मैं बोला तेरा क्या हाल है, हम तो चल रेस्ट पे हैं, तू बता। बोलेगा मैं रेस्ट पे हूँ। अब बोलेगा तेरी ऐसी तैसी, तू घूम रहा है, वो बोलेगा तुम घूम रहे हो। सही कौन बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? दोनों झूठ बोल रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? पता नहीं सच कौन बोल रहा है, दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ। अब इसमें से एक स्टूडेंट को मैं मार्क्स पे ले जाता हूँ, किस पे ले जाता हूँ? मार्क्स। अब बताओ इसकी कहानी क्या हो जाएगी? शाबाश बोलो। अब ये बंदा क्या बोलेगा? बोलेगा यार सुनो मेरी बात, बोलेगा देखो भैया अकलमंद बंदो, ये मेरी बात सुनो, बंदे रपुत बन के मेरी बात सुनो। यहाँ पर तुम भी मूव कर रहे हो, और मून को बोलेगा हाँ भाई चाचा तू भी मूव कर रहा है भाई, ऐसा नहीं तू रेस्ट पे है ना, तुम दोनों मूव कर रहे हैं। हम बोले हाँ भाई तू बता तू क्या कर रहा है? मैं तो रेस्ट पे। और तेरा दिमाग खराब है, तू भी मूव कर रहा है। मतलब कि सही क्या सच क्या झूठ क्या किसी को नहीं पता बच्चे। हम पढ़ना शुरू, देखो यही तो पॉइंट है बच्चे, जिसके अंदर अगर तो रट्टा लगा रहे मैं बोलूंगा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। मैं आपके दिमाग के अंदर एक सीड, थॉट का सीड जर्मिनेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तभी मैं बोलता हूं बोला करो, नहीं बोलोगे बच्चे तो दुनिया के अंदर जो किताब में लिखा हुआ है आप सच मान के चलोगे। हो सकता है वो गलत लिखा हो यार, मैं तो आपके दिमाग के अंदर एक जिसको बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आता हूं। नहीं नहीं क्वेश्चन करो भाई, रेस्ट और मोशन कैसे बच्चे सेम चीज है, और क्या दुनिया में सच्ची रेस्ट हो सकती है? गलत बात। क्योंकि बच्चे अगर आप मार्स वाले पर्सन से बोलो वो बोलेगा मैं रेस्ट में हूं, पर हम बोलेंगे तू मोशन के अंदर है। और अगर हम अर्थ वाले से बोले तू मोशन के अंदर है, वो बोलेगा मैं रेस्ट में हूं।
और बच्चे हम जो पर्सन रेस्ट पे बोल रहा है हम उसको मोशन में देख रहे हैं, जो मोशन के अंदर है वो अपने आप को रेस्ट पे देख रहा है। अब एक बात बताओ, कभी आप जब गाड़ी चलाते हो तो नीचे की सड़क कहाँ की तरफ को जाती है? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जाता है। जितनी तेज गाड़ी होती है बच्चे उतनी तेजी से सड़क पीछे जाती है। अब बच्चे अगर कोई पर्सन, जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आप सड़क को देखते हो, आप बोलते हो सड़क पीछे जा रही है, तुम आगे जा रहे हो कि सड़क पीछे जा रही है? हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। लेकिन दिखाई बच्चे हमको सड़क देती है पीछे जाते हुए। ऐसे ही बच्चे आप पठानकोट से बैठते हो, लोग बोलते हैं जी हाँ भी अमृतसर आ गया। अब बताओ अमृतसर आ गया कि आपकी गाड़ी बच्चे अमृतसर पहुंच गई? गाड़ी अमृतसर आ गई। गाड़ी अमृतसर पहुंच गई। वो गलत क्यों बोलता है कि अमृतसर आ गया? अमृतसर नहीं आया, क्योंकि बच्चे कंडक्टर अपने आप को रेस्ट पे मान के चलता है। ये कहानी है बच्चे। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। और इसके अंदर बच्चा हमारे पास अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं बच्चे, विच इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मैथमेटिकल आपके पास विंडो है, एक मैथमेटिकल बच्चा हमारे पास विंडो है, एक मैथमेटिकल विंडो है बच्चे, इन विच, जिसके अंदर, इन विच एन ऑब्जर्वर, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास एक ऑब्जर्वर क्या है बच्चे, sits at origin, sits at the origin and keep the time with the help of a watch, keep the time with the help of the watch, with the help of the watch, with the help of the watch, with the help of the watch। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बच्चा आपके पास y एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास x एक्सिस है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर z एक्सिस है, और ये बच्चा हमारे पास इसका ओरिजिन आ गया बच्चे 0 0 और 0। ये बच्चा हमारे पास इसका ओरिजिन आ गया 0 0 और 0 बच्चे हमारे पास। यहाँ कहीं पर बच्चा हमारे पास एक ऑब्जर्वर बच्चे बैठ जाएगा और इसके हाथ में बच्चे घड़ी होगी। अब बच्चा हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर पहुंच गई, एक गाड़ी है बच्चा हमारे पास, ये गाड़ी बच्चा हमारे पास यहाँ की तरफ को पहुंच गई। ये गाड़ी जब पहुंची बच्चे तो घड़ी के अंदर बच्चे, मान लो कि इसके हाथ में जो घड़ी है बच्चे उसके अंदर कोई टाइम हो रहा है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास गाड़ी फिर थोड़ी सी आगे की तरफ को पहुंचेगी, फिर बच्चा हमारे पास घड़ी का ये टाइम ऑब्जर्व करेगा, टाइम यहाँ आ चुका, यहाँ पर इस गाड़ी की पोजीशन भी चेंज हो रही है बच्चे टाइम के चेंज होने के साथ साथ। और बताओ ये जो गाड़ी है बच्चे हमारे पास, ये जो गाड़ी है बच्चा हमारे पास इस ऑब्जर्वर के हिसाब से बहुत आगे की तरफ को जा रही है, पीछे की तरफ को जा रही है, इससे दूर जा रही है, कहाँ पर जा रही है बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे, कहाँ की तरफ को जा रही है बच्चे? इससे दूर जा रही है, दूर जा रही है सर, दूर जा रही है, दूर जा रही है। इसका मतलब बच्चे ये बोलेगा इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और जब पोजीशन चेंज हो रही है तो वो बोलेगा ये गाड़ी बच्चा हमारे पास किसके अंदर है? मोशन के अंदर। मोशन। और जब ये गाड़ी मोशन के अंदर है तो कौन सी एक्सिस आपके पास अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है? बताओ कौन सी एक्सिस अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है? इस वजह से मोशन इन क्या आ जाएगी बच्चे? वन डायमेंशन। आपके सामने अगर कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता है वो मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि वहां पर बच्चे वो एक वेरिएबल को बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखता है, एक वेरिएबल, एक सिर्फ एक्स चेंज हो। अगर यहाँ से बच्चा हमारे पास किसी बॉल को ऊपर की तरफ को फेंका जाए, अगर किसी क्रिकेट बॉल को बच्चे मैं नीचे से ऊपर की तरफ को फेंकता हूँ, ये ऊपर जा रही है, यह बच्चा आपके पास ऊपर जा रही है, ये बॉल जब नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये y1 है, ये y2 है, y और y1 और y2 चेंज हो रहा है, तो ये भी मोशन इन क्या बच्चा हमारे पास? वन डायमेंशन। ये बच्चा हमारे पास मोशन किस में? वन डायमेंशन। ये बच्चे जो मेरा मार्कर है स्ट्रेट लाइन में आपके पास आता है, मेरे पास आता है, ये वन डायमेंशन। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है और सिर्फ बच्चा हमारे पास एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो बच्चे Z1, Z2 और Z3,
ये भी बच्चा हमारे पास मोशन क्या है, वन डायमेंशन। ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, मोशन इन वन। सो मोशन इन अ वन डी, जब बॉडी बच्चा हमारे पास किसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। द बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड, और साथ ही साथ बच्चे ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज। एक कोऑर्डिनेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज होता है। हमारे पास सिर्फ क्या होता है बच्चे, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। एक कोऑर्डिनेट बच्चा हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसको बच्चे हम बोलते हैं मोशन इन वन। जी जी बोलो बच्चा, अगर इसमें से कोई और चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बोलो बेटा, कोई चीज अगर आपने इसमें से पूछनी, बोलो बोलो। सर गाड़ी के रिस्पेक्ट में हम मोशन में होंगे ना? हाँ, गाड़ी के हिसाब से ऑब्जर्वर पीछे जाता जा रहा है और उसमें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग आ जाएगा। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हो सकते हैं बच्चे। अब तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक बच्चे रेस्ट के और दूसरा बच्चे मोशन पे। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि हमारी जो अर्थ है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप क्या मानते हो, तो कंट्रोवर्शियल जवाब है इसका। कंट्रोवर्शियल जवाब क्यों है बच्चे, क्योंकि आप मुझे बोलोगे कि सर हम इसको मोशन वाला मानना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, लेकिन मानते नहीं। कंट्रोवर्सी है, क्यों है बच्चे, क्योंकि लोगों ने बोला कि आप उस वक्त बच्चे साइंस ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, लोगों ने स्पेस में जाना शुरू नहीं किया था, इस वजह से उन्होंने अर्थ को रेस्ट पे माना और बच्चे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम रेस्ट वाला मान के चलते हैं। अगर कोई टीचर कभी तुमसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ को आप कैसा फ्रेम मानोगे रेफरेंस का, रेस्ट वाला कि मोशन वाला, तो आंसर है रेस्ट वाला। कोई और बच्चे आप अगर टीचर वो बोले ऐसा क्यों, तो बोलो कोई हिस्टोरिकल रीजन से। हमको पता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये गलत चीज, लेकिन बच्चे पुरानी साइंस जितनी भी डेवलप हुई है वो ये मान के हुई है कि हमारा जो अर्थ है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट है। इस वजह से बच्चे हम इसको ऐसे देखते हैं। सिर्फ ये एक पॉइंट है बच्चे, और ये गलत बात है। देखो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, क्या अगर कोई टीचर आपको बोले कि अर्थ कैसा फ्रेम है तो हम बोलते हैं रेस्ट का, गलत है। मूव करती है, गोल भी घूमती है, वैसे भी गोल घूम रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, सन के आसपास भी घूम रही है, लेकिन फिर भी हम इसको रेस्ट। बोलो सर, अगर हमें एमसीक्यूज फॉर्म में सर आएगा, मेरे को सर पता नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आता है कि अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रेस्ट, मोशन या कांट से, तो हम सर कांट से पे कर सकते हैं? नहीं, मोशन बच्चे, सॉरी रेस्ट, आई एम सॉरी, रेस्ट पे आएगा बच्चे, क्योंकि ये बच्चे मैंने आपको क्या बोला, इसका जवाब कंट्रोवर्शियल है। हालांकि कई टीचर जो है इसको छेड़ते भी नहीं है टॉपिक को, बोलते कि नहीं नहीं मान लो कि रेस्ट के ऊपर है, लेकिन बच्चे आप इसका आंसर साइंटिफिक बुक्स के अंदर रेस्ट पे लिखा हुआ है तो हम रेस्ट मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने टाइम के अंदर अर्थ को ही देखा जा रहा था, अर्थ को रेस्ट पे माना जाता था बच्चे। क्यों, क्योंकि गैलीलियो से पहले भी बच्चे सन को क्या माना जाता था, मोशन में, और अर्थ को किस पे माना जाता था, रेस्ट के ऊपर। तो वहीं से ये प्रथा चली आ रही है, कोई चेंज नहीं। सर बोलो तो जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से शुरू होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन, सर तब भी चेंज नहीं हुआ? नहीं, तब भी नहीं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है ना बच्चा आपके पास, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, इसको कोई चेंज करके राजी नहीं। इसमें कई कंट्रोवर्सी चीजें, आपके पास कई कंट्रोवर्शियल चीजें काइनेमेटिक्स के अंदर जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, जो प्रॉब्लम बच्चे अभी तक रिजॉल्व नहीं है। अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो पूरी तरह से गलत बात है, लेकिन ये बात जो अभी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, आप बच्चे अगर इसको समझेंगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, आप बोलोगे ये क्या चीज कह रहे हैं सर। लेकिन बच्चे जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया वो माँ का बेटा ऐसा प्रूफ देके गया हुआ है, ऐसा प्रूफ देके गया हुआ है, आज तक उसको कोई गलत नहीं करके गया, वो गलत बात का प्रूफ देके गया। और हम उस बात को सिर्फ गलत कह सकते हैं, लेकिन गलत उसको लिख नहीं सकते कहीं पे। हम बोल सकते हैं यहाँ पर हाँ वो गलत बोल रहा है, लेकिन अगर कोई पर्सन मुझे बोले कि क्या सर आप लिख के बता सकते हो, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं यार वो सही बोल, प्रूफ है ना बच्चे।
प्रूफ। अब देखो क्या है। एक बात बताओ बच्चे, अगर मान लिया जाए कि ये मेरे पास यहाँ पर बच्चे एक, चलो वॉशिंग मशीन देखिए बच्चे आपने, वॉशिंग मशीन, यस यस सर। जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो पानी कहाँ की तरफ को जाता है बताओ? वो जो साइड से निकल जाता है सर पानी। ऊपर की तरफ को जाता है। वो Yes, sir. ऐसा बच्चे कटोरी जैसा बना देते। यस सर। अब एक बात बताओ, सपोज कि आप बच्चे यहाँ पर एक खुले ग्राउंड में चले जाओ, ओपन ग्राउंड के अंदर, और उस ओपन ग्राउंड के अंदर हाथों को ढीला छोड़ के गोल घूमना स्टार्ट करो। आपके हाथ कहाँ की तरफ को जाते हैं? हाथों को ढीला छोड़ दो और घूमना स्टार्ट करो, बताओ कहाँ की तरफ को जाते हैं? सर ऊपर की तरफ। ये अपने आप ऊपर की तरफ को लिफ्ट होने लग जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, उस माँ के बेटे की बात बच्चे, मर गया, खप गया, हमारे लिए प्रॉब्लम छोड़ के चला गया। बच्चा बोलता है सर ये गलत है। मैं बोलता हूँ हाँ यार गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देके मरा है, पता नहीं मरने से पहले ठीक तो करके जाता वो। अब देखो बच्चे वो क्या बोलता, वो पर्सन बोलता है कि सपोज क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई समझते हो? बिल्कुल आपको आसमान के तारे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल तारे नजर आ रहे हैं, और आप अपनी गर्दन ऊपर करो और गोल घूमना शुरू करो। जब आप अपनी गर्दन ऊपर रखकर गोल घूमना शुरू करते हो तो जो स्टार्स रेस्ट पे हैं वो आपको रेस्ट पे नजर आएंगे कि मोशन पे नजर आएंगे? सर मोशन मोशन में। वो भी गोल घूमेंगे। और फिर उसने क्या बोला, जब आप गोल घूमते हो, स्टार गोल घूमते हैं, वो जब स्टार गोल घूमते हैं वो आपके हाथ में ऐसी फोर्स लगाते कि आपका हाथ अपने आप लिफ्ट हो जाता है। और ये आप करके देखना, जब आप हाथ को ढीला छोड़ के ना घूमना बच्चा, आपका हाथ अपने आप ऐसे चला जाता है। लेकिन यार वो जो स्टार्स हैं इतने ऊपर, वो कैसे बच्चा आपके हाथों को लिफ्ट कर सकते हैं? लेकिन भाई साहब वो प्रूफ दे के गया हुआ है, वो प्रूफ दे के मरा हुआ है, और भाई साहब ऐसा प्रूफ दे के मरा हुआ है जिसका बच्चा आज तक कोई तोड़ ही नहीं निकाल पाया। सर वो तुम गोल घूमते तब तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि स्टार से ही हो। स्टार से हो सकता है सर कि जब गोल गोल घूमते तब शायद ऊपर हो जाते होंगे सर हाथ से। भाई स्टार देख कितनी दूर है बच्चा आपके पास। सर वो कोई फोर्स भी अट्रैक्शन भी लग रही थी कि हमारा हाथ कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इस वजह से उसने बोला कि जब आपका फ्रेम रोटेटिंग होता है, देखो उसने क्या बोला, जब एक रोटेटिंग फ्रेम होता है तो आपके आसपास की चीजें आपको पुल करना, खींचना स्टार्ट कर दे। अब यार क्या बकवास लिख के गया हुआ बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन भाई साहब वो मैथमेटिकल प्रूफ देख के गया ना तो हाथ जोड़ना पड़ता है। मुझे पता है कि अगर आप उसको अगर मैं उसको बोलता हूँ गलत है तो दुनिया बोलेगी गलत प्रूफ करके बता यहाँ पे, मतलब मैं नहीं कर सकता, नहीं है मेरे पास है वो मैथमेटिक्स। बोलो फिर सही। ऐसे बच्चे के लोग मर खप गए ये बताते हुए, आपकी जितनी किताबें लिखी हुई हैं उसमें अर्थ को किस पे माना गया बच्चे? रेस्ट पे। अर्थ को फ्लैट माना गया, रेस्ट पे माना गया। तो क्या करोगे? या तो बच्चे उनसे लड़ लो, झगड़ लो, और बच्चे जब लड़ झगड़ के आप बूढ़े हो जाएंगे, अच्छा यार कोई बात नहीं रेस्ट पे मान लेते। इस वजह से कंट्रोवर्शियल है। और अगर एमसीक्यू में पहली बात तो टीचर ये डालता नहीं, कंट्रोवर्शियल पार्ट है, लेकिन अगर वो डाल देता है तो आप रेस्ट पे मान के चलो, ठीक है? मानना पड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई, क्या करे, मजबूरी है ना बच्चे, नहीं मानोगे तो बच्चे टीचर नंबर काटेगा। तो ये चीज है बच्चे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के, बोलो साइना, बोलो बोलो बोलो। सर वो था कौन सी स्टार वाली थ्योरी दी थी? क्या मैं सुन नहीं पाया इसके। सर हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? बेटा पूरी पूरी आवाज, पूरी शब्द शब्द नहीं आ, आवाज आवाज पूरी पूरी आ रही है, शब्द नहीं आ पा रहे। आवाज पूरी पूरी आ रही है, आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा आवाज आ रही है, मैंने बोला, लेकिन जो शब्द है बच्चे वो पूरे पूरे नहीं आ पा रहे, वो रुक रुक के आ रहे हो। वो कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो कहीं बहुत दूर से। आवाज आ रही है? मैं पूछ रही थी। बेटा आप थोड़ा सा ऐसा करो, जब आपका नेटवर्क थोड़ा सा बढ़िया हो जाए ना तो आप मुझसे बच्चे बात कर लीजिएगा। ऐसा मैं पूछ रही थी कि स्टार की थ्योरी किसने दी थी? साइंटिस्ट का नाम, पाजी देखो वो साइंटिस्ट का नाम बच्चे मुझे याद नहीं है, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है? मैं देख के बता दूंगा। मेरे पास अगर वो किसी किताब के अंदर थ्योरी होगी तो वो मैं उसकी भी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। मेरे को बुक ढूंढने देना, क्लिक भी करके भेजूंगा, ठीक है? टेंशन मत लेना,
पूरा पक्का काम करेंगे तो टेंशन मत। आ गई है तेरी आवाज पूरी पूरी, तेरी क्यूरी, बस ये है ना तेरा डाउट, और तो नहीं है ना कोई डाउट? सर बस बढ़िया, अल्लाह क्या बात है। तो बेटा जी करमनजीत, सर अगर ऑब्जर्वर मून के ऊपर होगा, उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ होगा वो मोशन में होगा क्या? हाँ जब बच्चे आपके पास ऑब्जर्वर मोशन के, जैसे मैं गाड़ी स्कूटी चला रहा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग वाला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मैं चल रहा हूँ। जब मैं फ्रेम, जब कोई ऑब्जर्वर मूव करता है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, आप बस में बैठे हो और आपको टीचर बोलता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप अपने आप को मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, ये बच्चा हमारे पास कुछ ऐसा है, जैसा कि बच्चे मान लिया जाए कि एक बारी एक आर्मी की यूनिट थी। बच्चे ध्यान से सुनो, उस आर्मी की यूनिट के अंदर बच्चे एक बार जो उनके कमांडिंग ऑफिसर था उसने बोला कि हमारे जो जवान लोग हैं उन लोगों को जो है थोड़ा सा क्या किया जाए, जनरल नॉलेज दी जाए। और जनरल नॉलेज के चक्कर के अंदर बच्चे उन्होंने बोला कि हाँ भाई कोई ज्योग्राफी वाले टीचर को बुलाया जाए। तो बुलाया गया, तो जवान सारे बैठे हुए थे। अब वो हरियाणा रेजिमेंट के, जाट रेजिमेंट के, अब जाट जो होता है बच्चे उसके लिए कहावत होती है हरियाणा के अंदर, जाट मरा ना जानिए जब तक तेरहवीं ना हो। मतलब कि जो जाट पर्सन होता है, जट एक पंजाब में होता है, जाट होते हैं हरियाणा में, तो जाट मरा ना जानिए जब तक तेरहवीं ना हो। तो जाट मतलब कि तब तक वो मरा हुआ नहीं मानता जब तक उसकी तेरहवीं नहीं होती। तो जाट कभी भी खड़ा हो सकता है। और जाट बच्चे भगवान को भी नहीं मानता। अगर भगवान उसको आके बोले जाट देख मेरी बात सुन, प्यार से तेरे को समझा रहे, या ऐसे, जाट बोलता ना समझता, तू करना क्या कर लेगा। तो जाट ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे काफी दोस्त जाट है तो मुझे पता है वो जाट बुद्धि तभी बोला जाता है। मतलब कि उनके दिमाग में अगर आ गई ना कि सुमेर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तो तेरे लिए जान लड़ा देंगे वो जान लड़ा देंगे तेरे लिए। और वो उनको उनके दिमाग में आती नहीं बात। चलो खैर, तो जाट बैठे हुए बेटा 100-200 जाट बैठे हुए, एक जाट काफी होता है, 100-200 बैठे हुए। तो जियोलॉजी के टीचर ने बोलना स्टार्ट किया कि देखो जवानों, हमारी अर्थ जो है वो क्या है, गोला है। तो एक जाट खड़ा हो गया, कहता भाई कौन नहीं समझ में आई। मैं बोला तो भाई बोला कि क्या दिक्कत है। कहता जी देखो जी, हमारी जो अर्थ है ना वो फ्लैट है। भाई बात भी सही है, तुम बाहर जाके देखो, क्या तुम्हें अर्थ घूमती हुई नजर आती है? नहीं, आपको तो अर्थ क्या नजर आती है, फ्लैट। कहता ना जी मास्टर, ना जी उस्ताद जी, ये तो भाई फ्लैट है। उस बंदे ने बहुत कन्विंस किया कि नहीं देखो, नजर आपको ऐसे आती है बट ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड है। तो परेशान कर दिया जाट ने उनको। तो जाटों ने जब परेशान किया तो वो उनके अपने ब्रिगेडियर साहब के पास गया। तो ब्रिगेडियर साहब से पूछा गया कैसी रही क्लास। तो कहता आपके जाट तो मानने को राजी नहीं। कहता चल मेरे साथ चल। वो सबके सब चले गए। जाट वहां बैठे खड़े हो गए, सलूट मारा। कहता भाई जवानों, कहता ये हमारी पृथ्वी गोल है। तो उन्होंने बोला क्या है? कहता गोल है। कहता कोई शक? कहता कोई नहीं। कहता ले 2 मिनट का काम था। तो बात ये आ जाती है बच्चे कि हमारे पास कई बार इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है बच्चे हमारे पास कि कई चीजें हमको माननी पड़ती है और कई बार हमको मान के, क्योंकि माननी पड़ती है बच्चे हमारे पास, मानेंगे तो आगे चलेंगे बच्चे। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि हम अर्थ को रेस्ट पे मान के चले, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। खैर, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आज ये टायर की बात बताता हूँ बच्चे। मैं चंडीगढ़ के अंदर क्लास ले रहा था और मैंने गाड़ी बना दी ऐसे बच्चे, ये मैंने गाड़ी बना दी और मैंने बोला देखो ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी। तो उसमें से एक जाट लड़का जो है खड़ा हो गया, सर जी ये गाड़ी क्यों कर चलेगी, मतलब कि ये गाड़ी क्यों कर चलेगी, मतलब कैसे चलेगी। तो मैंने बोला के बात होली, क्या बात होगी। सर जी टायर तो कौन नहीं बनाए, मतलब कि सर आपने टायर तो बनाए नहीं, तो ये गाड़ी चलेगी कैसे। तो ये बातें हो जाती हैं, अड़ने वाली बातें हो जाती हैं। तो ये काफी, जिसको भी बोल सकते हैं, हमको मानना पड़ता है कई बार कई चीजों को। चलो खैर, अब बच्चे हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस खत्म हो जाता है। और बच्चे अब मेरे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्टेंस। सबसे पहले बच्चे हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज है बच्चे? Distance is the actual path covered by the body. This is the actual path covered, actual path length covered, actual path length covered by the body, actual path length covered by the body, by the body, by the body, by the body,
बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, बिटवीन आपके पास यहाँ पर है 2 पॉइंट्स, बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, जिसमें बच्चे 2 पॉइंट्स है हमारे पास। दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बच्चे, ये बच्चा हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है बच्चा आपके पास, ये डिस्टेंस कवर्ड है। हमारे पास ये भी डिस्टेंस कवर्ड हो सकता है बच्चा आपके पास, ये वाला, ये बच्चा आपके पास ये इस तरीके से भी डिस्टेंस कवर्ड हो सकता है। कहने का मतलब क्या बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is a distance between the 2 points is a multi-valued function, multi-valued function। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर multi-valued function, multi-valued function का मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है बच्चे, एक से ज्यादा, यहाँ पर एक से ज्यादा बच्चे आपके पास वैल्यू हो सकती है। डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में यूनिक नहीं है बच्चे, it is not unique between the 2 points, it is not unique between 2 points, it is not unique between the 2 points। ये 2 पॉइंट्स के बीच में यूनिक नहीं हो सकता। डिस्टेंस, डिस्टेंस के बच्चा हमारे पास यूनिट होती है मीटर, SI, डायमेंशंस बच्चा m0, L और T0, और इसकी नेचर बच्चा हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस। अगर बच्चे हम डिस्टेंस की बात करें बच्चे, तो डिस्टेंस इज द, फिर समझना बच्चे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस इज बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये बच्चा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेवर नेगेटिव। और ये बच्चा आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बच्चे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारी गाड़ियों के अंदर, हमारी गाड़ियों के अंदर, व्हीकल के अंदर बच्चे ओडोमीटर लगा हुआ होता है। ये ओडोमीटर बच्चे क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ये ओडोमीटर जो होता है जिसपे नंबर चलते रहते हैं बच्चे, ये हमारे पास किसको मेजर करता है बच्चा, हमारे पास डिस्टेंस को। बोलो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, शाबाश। है किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो सर, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस हो, मतलब जैसे dx डिस्टेंस हो, तो फिर तो यूनिक ही होगा ना उनके बीच में। नहीं बच्चे, अगर वो बहुत छोटा डिस्टेंस है बच्चा हमारे पास, तो सबसे पहले बच्चा आप उसके प्रैक्टिकल पॉइंट को बच्चे अगर हम देखने की कोशिश करें बच्चे, तो प्रैक्टिकली क्या आप उसको डिस्टेंस मानोगे या बच्चा आप उसको डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में लेके आओगे? पहला पॉइंट तो ये बच्चे, क्योंकि कहीं पर भी बच्चे जो डिस्टेंस होता है बच्चे वो हमेशा थोड़ा सा लार्ज होता है बच्चे। स्मॉल डिस्टेंसेस को डिफाइन करना, उसके ऊपर काम करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यूनिक वैल्यू का मतलब है बच्चे, अगर आप यहाँ से मान लिया जाए कि कोई पर्सन बोलता है कि मैं यहाँ से बच्चा आपके पास पठानकोट से अमृतसर की तरफ को जा रहा हूँ, तो बच्चा अब आपके पास क्या रास्ते, कोई पर्सन यहाँ से पहले जम्मू गया और जम्मू से बच्चे फ्लाइट ली और बच्चे अमृतसर पहुंच गए, ये बच्चे। कोई पठानकोट से अमृतसर डायरेक्ट पहुंच गया, कोई पठानकोट से पहले जलंधर गया, जलंधर से बच्चा हमारे पास अमृतसर आ गया, कोई जलंधर से पहले बटाला आया, बटाला से अमृतसर चला गया। तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, और ये नेगेटिव नहीं होता। dx जो डिस्टेंस है बच्चे वो डिफरेंशियल डिस्टेंस है, और डिफरेंशियल डिस्टेंस की जो भी फिजिक्स होती है बच्चे वो नॉर्मल विजन से बच्चे थोड़ी अलग होती है। और पहले बात, क्या मैं इसको फिर दोबारा बच्चे, क्या मैं इसको डिस्टेंस ही मानूंगा कि डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ये, तो हम बच्चे स्मॉल डिस्टेंसेस को जनरली डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, तो उस वजह से वो यूनिक हो जाएगा। चलिए सो बच्चे नेक्स्ट, अब हम बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आप इसके अंदर से नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइए। कल टेस्ट है वेक्टर्स का? कल टेस्ट है, आपको सब कुछ इन्फॉर्म, क्योंकि आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह उनके टाइमिंग्स मेरे पास आएंगे, तो जाकर मैं आपके टेस्ट की टाइमिंग शेड्यूल कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, ओके बच्चे, ओके।